हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरी का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये बेसिक सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स होती हैं। ठीक है। जो कि प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं प्लानट पे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। अभी हमने देखा कि प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैर का मतलब होता है न्यूक्लियस। बिफोर न्यूक्लियस मतलब कि ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते, यही इनकी आइडेंटिटी है। ठीक है। एंड इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होते। ठीक है। जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ऐसे सेल्स जिनकी ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एंड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैजिला है यहाँ पे। ठीक है। देन साइटोप्लाज्म, देन पिलाई, देन न्यूक्लियोइड है यहाँ पे, कैप्सूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम, सेल वॉल एंड प्लाज्मिड। अब बात करते हैं वेयर आर दीज प्रोकैरियोट्स फाउंड। अब ये प्रोकैरियोट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है। एंड ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको मिल जाएंगे, जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड इवन इनसाइड द लिविंग थिंग्स। ठीक है। ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर मटेरियल। न्यूक्लियर मटेरियल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो डीएनए इज नेकेड एंड लाइज वेरियसली कॉइल्ड इन साइटोप्लाज्म। तो डीएनए नेकेड होता है। ठीक है। एंड ऐसे साइटोप्लाज्म में वो बड़ा रहता है। देन इसको जेनोफोर भी बोला जाता है, न्यूक्लियर बॉडी भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। टू अ सिंगल नेकेड क्रोमोसोम एंड इज देयरफॉर आल्सो कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम्स। इसको प्रोक्रोमोसोम भी बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है। प्लाज्मिड्स भी मतलब प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आप बोल सकते हो। जो इस सेल के पास अपना डीएनए तो होगा ही, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड बोला जाता है। And these plasmids carry additional specific factors like nitrogen fixation, resistance, fertility, etc. नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो नेक्स्ट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एंड माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, उनमें सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे। अभी आपने जब स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे आपने देखा था फ्लैजिला एंड फिम्ब्रे, पिलाई भी होती है। फ्लैजिला जो होती है कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो होता है वो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है। जो यूकेरियोट्स में 11 स्ट्रैंडेड फ्लैजिला होता है उसके कंपैरिजन में जो बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है फ्लैजिला, मतलब एक ही आप देख सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है। सम बैक्टीरिया नॉन मोटाइल अपेंडेजेस कॉल्ड पिलाई और फिम्ब्रे आल्सो अकर। ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में पिलाई भी होती है या फिर फिम्ब्रे भी बोल सकते हो। ठीक है। ये नॉन मोटाइल अपेंडेजेस होती हैं। पिलाई एंड फिम्ब्रे आर द surface structures of the bacteria but do not play a role in motility. Villi are the long elongated tubular structures made of special protein. Flagella have three parts: filament, hook and basal body. आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो फ्लैजिला होता है ये मोटिलिटी के लिए काम करता है, मतलब बैक्टीरिया को मूव करवाने में हेल्प करता है। लेकिन जो ये पिलाई एंड जो फिम्ब्रे होते हैं ये सिर्फ सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, इनका मोटिलिटी में कोई काम नहीं होता है। ठीक है। जो पिलाई जो होती है इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं, बट इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होगा। जो मोटिलिटी में जो हेल्प करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ही करेगा। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं: फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिम्ब्रे जो होती है ये बैक्टीरिया की सर्फेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं जो बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं किसी भी सर्फेस के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया को अगर किसी भी सर्फेस के साथ जाकर जुड़ना है, अटैच होना है, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा वो होगा फिम्ब्रे। ठीक है। फिम्ब्रे का क्या काम होता है? दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स और होस्ट द टिश्यूज इन सम बैक्टीरिया। दे टेक पार्ट इन अटैचमेंट। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है अटैचमेंट करवाना एंड कॉन्जुगेशन करवाना। मोटिलिटी का काम ये नहीं करते। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स। ब्लूग्रीन एल्गी एंड कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? फोटोऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है। एंड देयर फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता है कि फोटोऑटोट्रोपिक होते हैं, एंड उनके जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक थाइलाकॉइड्स होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन लाइन्ड सेल ऑर्गेनालिस। तो जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्गी एपरेटस नहीं होता, लाइसोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड सेंट्रियोल्स, ये सब चीज़ें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनाइज होती है इनके पास नहीं प्रेजेंट होती। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स इनके पास कॉम्प्लेक्स गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
राइबोसोम्स की बात करें तो 70s के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। सेम राइबोसोम्स मतलब जो सेम 70s के जो राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे आपको यूकेरियोट्स में, वही वैसे ही सेम जो 70s के राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज वन एनवेलप सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनालिस होती है वो इनमें एब्सेंट होती हैं, तो उस जगह क्या है इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो इस सेल को सराउंड करती है, ठीक है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल मेम्ब्रेन या फिर आप बोल सकते हो वन एनवेलप सिस्टम होता है। मतलब होता है कि मतलब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिस तो होंगे नहीं इनके पास, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिन्होंने सेल को कवर किया होता है, ठीक है। सो इसीलिए इनको वन एनवेलप सिस्टम बोला जाता है। देन जेनेटिक मटेरियल जो होता है फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करता है, ये पहले हमने पढ़ लिया ऊपर। एंड यूकेरियोट्स के पास टू एनवेलप सिस्टम होता है, ठीक है। आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यूकेरियोट्स के पास टू एनवेलप सिस्टम होता है, कहने का मतलब है कि जो उनकी जो एक आउटर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें साइटोप्लाज्म होता है, एंड जो इनर न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, उनका सारा का सारा जो जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं या कुछ भी है, राइबोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया, वो सब साइटोप्लाज्म में ऐसे ही फ्रीली लाई कर रहा होता है, लेकिन यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं। अब हम बात करते हैं शेप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैसी कैसी शेप्स होती हैं। तो देर आर थ्री मोस्ट कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल शेप्स। सो तीन कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल की शेप्स होती हैं। एक होती है स्पाइरल जिसको कॉइल शेप बोला जाता है, देन बैसिलस दैट इज रॉड शेप, ठीक है, एंड कोकस मतलब स्फेरिकल या हो सकती है या फिर ओवल शेप हो जो होती है, ठीक है। तो ये तीन मोस्ट कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल्स की शेप है। एंड इसके अलावा बात करें तो सेल्स जो होते हैं वो शीथित भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, टार शेप्ड हो सकते हैं, देन स्पिंडल शेप हो सकते हैं, लोब्ड हो सकते हैं, लियोमॉर्फिक हो सकते हैं, ठीक है। एंड जो बेसिक तीन शेप्स हैं वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो दीज आर दी डायग्राम्स। ये तो आप ये देखो बैसिलस दैट इज रॉड शेप। सो इसमें आ जाता है स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक है, ये सिंगल ऐसा होता है तो एक चेन बनती है तो ये ऐसा दिखता है। देन कोकस आ गया एंड देन स्पाइरल आ गया। सिंगल ये ऐसा मतलब स्फेयर में, अगर दो के अगर पेयर में है मतलब ऐसे सिंगल वाले जो स्ट्रक्चर है अगर दो हैं तो इसको हम डिप्लोकोकस बोलेंगे। अगर चार के ग्रुप में है तो उसको हम टेट्राड बोलेंगे। अगर पूरा का पूरा क्लस्टर है, ठीक है, तो उसको हम स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। एंड अगर ये जो सिंगल ये जो यूनिट है, ठीक है, अगर ये एक चेन में है तो देन हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। स्टेफाइलोकोकस कब बोलेंगे जब पूरा का पूरा क्लस्टर होगा, स्ट्रेप्टोकोकस कब बोलेंगे जब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। देन यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, देन ये स्पाइरल आ गया। स्पाइरल शेप में विब्रियो जो होता है ये कॉमन शेप मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पाइरल में ऐसे स्पाइरल स्पाइरल होगा, देन स्पाइरो शेप में ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। दीज आर द शेप्स ऑफ द सेल्स। देखते हैं साइज की। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 0.125 पिकोमीटर होता है डायमीटर में, ठीक है। एंड ये जो होता है ये यूकैरियोटिक सेल से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप होता है एंड उसकी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो एनवेलप होती है वो कैसी होती है, किससे बनी होती है, ठीक है, एंड उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। So prokaryotic cells, like bacterial cells, have a complex cell envelope consisting of the three layers: glycocalyx, cell wall, and plasma membrane. And these layers work together as a protective unit for the cell. तो अब जैसे हमारा जो यूकेरियोटिक सेल होता है वो तो मतलब कि उसका टू एनवेलप सिस्टम होता है, ठीक है, वो तो प्रोटेक्टेड है। लेकिन ये तो मतलब कि सिंगल सेल, ये जो मतलब जो प्रोकैरियोट होते हैं इनके पास तो वन एनवेलप सिस्टम होता है, तो इनको भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इनका जो एनवेलप जो होता है मतलब इनकी जो सिंगल लेयर जो होती है वो तीन लेयर्स उसके अंदर वो तीन लेयर से बनी होती है। एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है, एक सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये सब की सब लेयर्स एक साथ काम करती हैं एंड ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, एज सेल के लिए एक प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करती हैं। एंड जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो सकता है या बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो सकता है। अब ये जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में क्यों क्लासीफाई किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है, ये किया जाता है डिफरेंसेस इन देयर सेल एनवेलप। तो इनके सेल एनवेलप में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको ग्लाइकोकैलिक्स बोला जाता है, ठीक है। एंड इट कैन बी लूज शीथ कॉल्ड द स्लाइम लेयर और द थिक एंड टफ कैप्सूल। तो ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं, यहाँ तो ये लूज हो सकती है, लूज शीथ फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक एंड टफ होगी तब हम इसको कैप्सूल बोलेंगे। जो इसकी कंपोजिशन और थिकनेस होती है ग्लाइकोकैलिक्स की वो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में वेरी करती है। हम बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है,
ठीक है। एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कौन? सेल वॉल एंड जो ग्लाइकोकैलिक्स थी वो आउटर मोस्ट लेयर थी। एंड ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियम को फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। तो ये जो सेल है उसकी वो शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करके रखेगा ताकि जो सेल है वो बर्स्ट ना हो या फिर कोलैप्स ना कर जाए। देन कम्स द थर्ड लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड के साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है, बाहर की चीज़ों के साथ जो इंटरैक्ट करती है। एंड इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकेरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये भी वैसे ही सिमिलर होती है उन जैसे। अब हम बात करते हैं मेसोसोम की एंड क्रोमैटोफोर्स की। सो मेसोसोम क्या होती है? एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से बनता है। एंड ये जो एक्सटेंशन होती है ये वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स या लैमेले की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। मेसोसोम का क्या फंक्शन है? ये सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, पहली चीज़। दूसरा डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, प्रोसेसेस में हेल्प करता है। देन सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो मेसोसोम क्या होती है? एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स या लैमेले की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इनका काम क्या होगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, डीएनए की रेप्लिकेशन करना, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस में हेल्प करना, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देन कम्स क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं? ये भी मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन ही होती हैं जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बात करते हैं राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। 15 से 20 तक इसका साइज होता है एंड दो सब यूनिट से बनी होती हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होती हैं। 50s की यूनिट होती है एंड 30s की यूनिट होती है, ठीक है। जब ये एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये 70s की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। राइबोसोम्स आपको पता है क्या काम करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं राइबोसोम्स। एंड मल्टीपल राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए के साथ अटैच करते हैं एंड एक चेन बनाते हैं जिसको पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोला जाता है। एंड देन ये जो चेन होती है जिसको हम पॉलीसोम चेन बोलते हैं, पॉलीसोम राइबोसोम्स बोलते हैं, ये एमआरएनए को ट्रांसलेट करता है प्रोटीन के अंदर। बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज इन दी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, so materials in the prokaryotic cells are stored in the cytoplasm as inclusion bodies। ये जो इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एंड ये किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती हैं। ये क्या होते हैं? ये रिजर्व मटेरियल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होते हैं, जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज। अब बात करते हैं गैस वैक्यूल्स की। तो गैस वैक्यूल्स जो होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं सेम ये भी इंक्लूजन बॉडीज की तरह किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होती है एंड साइटोप्लाज्म में फ्रीली ये लाई करती है। And these gas vacuoles are involved in the buoyancy regulation in the bacteria। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स की। सबसे पहले एग्जाम्पल इज बैक्टीरियल सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं अर्थ पे, ठीक है, सॉइल से लेकर ह्यूमन बॉडी तक। एंड डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके। जो सेल वॉल होती है वो, जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है। बैक्टीरिया के कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे पिलाई, फ्लैजिला, कैप्सूल्स। एंड इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं टू फॉर्म टफ डोमेन स्ट्रक्चर्स नोन एज द एंडोस्पोर्स दैट हेल्प्स देम टू सर्वाइव अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। एंड इनके पास बैक्टीरियल सेल्स के पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको एंडोस्पोर्स बोला जाता है जो इनको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सो रिप्रोडक्शन कैसे होती है प्रोकैरियोट्स में? दो तरीकों से हो सकती है। एसेक्सुअली हो सकती है, सेक्सुअली हो सकती है। अगर एसेक्सुअली हो रही है तो वो बाइनरी फिजन से होगी, सेक्सुअली हो रही है तो वो रिकॉम्बिनेशन से होगी। तो बाइनरी फिजन की बात करें तो बाइनरी फिजन क्या होता है? डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट्स एंड न्यू कॉपीज अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो डीएनए होगा ऑर्गेनिज्म का वो रेप्लिकेट करेगा एंड जो न्यू कॉपीज होंगी वो सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगी। देन सेल वॉल जो होगी वो साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। एंड जो सेल वॉल होगी फिर वो it is formed between each DNA and it will divide the cell into the two daughter cells। रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा? जीन्स जो होंगे एक बैक्टीरिया से वो दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में उनको ट्रांसफर किया जाता है। एंड ये तीन तरीकों से हो सकता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक है। कॉन्जुगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर थ्रू अ प्रोटीन ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड अ पाइलस। तो कॉन्जुगेशन किसके थ्रू की जाती है? पाइलस के थ्रू की जाती है। पाइलस का एक प्रोटीन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जीन्स को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द मोड ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि डीएनए को सराउंडिंग से लेकर, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। एंड ट्रांसडक्शन क्या होता है? जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है ट्रांसफर किया जाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर विद द हेल्प ऑफ द वायरसेस। एंड जो इसमें वायरस यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरियोफाज होते हैं।
तो यहाँ पे डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो डीएनए होता है ये सराउंडिंग से लिया जाता है। ये देखो सराउंडिंग से लिया ये डीएनए, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, इसको ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का ये जो डीएनए है इसके अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरियोफाज मतलब वायरस की मदद से इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो ये है बैक्टीरियोफाज, देखो यहाँ से डीएनए आया और यहाँ पे आके इनकॉर्पोरेट हो गया। उसी तरह कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में 2 बैक्टीरियल सेल होता है, एक ही है, एक ही है। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो ये है हमारा मतलब जीन जो हमने यहाँ पे भेजना है, ठीक है, ये यहाँ से ये पिलाय बनता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो दिस इज़ द पिलाय। सो ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसकी मदद से ये जो डीएनए है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो दिस इज़ कॉन्जुगेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।